अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और मेरा तजिया शेयर करता हूँ। क्रिप्टो मार्केट कल एकदम सरप्राइज़ किया और एक अलग ही धुन में आपको क्रिप्टो मार्केट नज़र आ रही है। कल सीपीआई रिपोर्ट आई, न्यूज़ तो बेयर थी लेकिन मार्केट बेयर होने की बजाय मार्केट पंप कर रही है आपके सामने। और इसके अलावा बाइनांस का फंड भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसके बावजूद अगर आप देखें तो फिलहाल मेरी जो फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें जो एआई टोकन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोकन, वो दोबारा आपको गेन करते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल सारी मार्केट अच्छा खासा रिटर्न करती हुई नजर आ रही है। बीटीसी की प्राइस की तरफ देखें तो कल अच्छा खासा बीटीसी ने ट्रेडर्स को नाको चने चबवाए हैं। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेल ऑर्डर लिए थे, पहले तो बीटीसी की प्राइस ने उनके सबके अकाउंट वॉश किए। फिर उसके बाद जिस जिस बंदे ने यहाँ से देखा कि यार प्राइस ऊपर जा रही है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, जिस जिस बंदे ने बाय ऑर्डर लगाया था, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे डंप हुई है और उन सबके अकाउंट वॉश किए। तो कल अच्छे खासे अकाउंट वॉश हुआ है। लेकिन जो अच्छे ट्रेडर्स हैं उन्होंने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ये जो दो बड़े बड़े जंप है, इसके अंदर अच्छा खासा ट्रेडिंग करके बेनिफिट कमाया होगा। लेकिन बहरहाल ये सारी सिचुएशन है। अब इस तरह की जब सिचुएशन होती है ना, मतलब बेयर मार्केट में जब बुरी बुरी खबरें आएँ तो मार्केट मजीद डंप ना करे, यानी सेलर जो हैं दूसरे लफ्ज़ों में थक चुके हैं, सेलर मजीद सेल नहीं करना चाहते। तो इस खास सिचुएशन को कहा जाता है कि यार मार्केट ने अपना बॉटम देख लिया। अब जितने सेलर्स थे वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब मार्केट में जो बाहर आएंगे। बहरहाल मार्केट में कुछ न्यूज़ है। कल ये एक ट्विटर पे अकाउंट है डर्टी बबल मीडिया, ये क्रिप्टो मार्केट की जितनी इरेगुलरिटीज़ होती हैं उसके हवाले से अक्सर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। कल इन्होंने कहा कि बाइनांस का जो यूएस है, उन्होंने यूएसडीसी की विड्रॉवल रोक दी है क्योंकि टेम्परेरी शॉर्टेज है फंड्स की। एकदम जनाब ये पैनिक हुआ। उसके बाद इथेरियम जो बाइनांस है, उन्होंने जैसे तैसे करके विद इन 1 और 2 आवर जो है वो अपना दोबारा अपनी विड्रॉवल जो है वो रिज्यूम की। तो फिर मार्केट में थोड़ा सा पैनिक जो है वो स्टे हुआ। दूसरी, आवे का प्रोटोकॉल जो बाइनांस का फंड है वो अभी भी नहीं रुका है। बाइनांस के हवाले से आवे का प्रोटोकॉल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक ही स्टेबल कोइन है इस वक्त आवे के पूरे प्लेटफॉर्म पे, वो है बाइनांस का BUSD। उनकी कम्युनिटी में अब बहस चली है कि भाई पैक्सोस ने तो मजीद मेंटेन करना बंद कर दिया है और रेगुलेटर्स भी इसके पीछे हैं। तो फिलहाल जो हमारे पास BUSD के जो रिजर्व है उसको ये आप दूसरे किसी अल्टरनेट स्टेबल कोइन में करें। और आवे का अपना भी स्टेबल कोइन आ रहा है जिसका मैं इस वीडियो के लास्ट में जाकर जिक्र करूंगा लाजमी। लेकिन मैं ये देख रहा था, इलन मस्क ने ट्वीट किया है डोज कोइन के हवाले से, और इलन मस्क ने कहा था न्यू CEO ऑफ ट्विटर इज़ अमेजिंग। दूसरे लफ्ज़ों में इसकी ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि कहीं इलन मस्क जो है वो ट्विटर पे डोज कोइन को एज अ पेमेंट मेथड यूज़ तो नहीं करने जा रहा। लेकिन बहरहाल इस ट्वीट के नॉर्मली होता यह है कि जब कभी इलन मस्क जो कोई ट्वीट करता है डोज के हवाले से, इस शिबा इनो डॉग के हवाले से, तो उसकी प्राइस पम्प करती है। प्राइसेस पम्प की हैं लेकिन वो मेरा ख्याल है रूटीन में जो मार्केट रिकवरी करी है उतना ही सिर्फ पंप आया है, इतना बड़ा पंप नहीं आया। इसका मतलब इलन मस्क का जो असर है डोज को इनकी प्राइस पे वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये बाइनांस फंड के हवाले से एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट में जो सेंट्रलाइज स्टेबल कोइन है वो एक तरह का थ्रेट है, वो एक तरह का रिस्क बन रहा है। तो अब आपके पास कौन सी ऑप्शन है? तो मेरा ख्याल है सेंट्रलाइज एक्सचेंज की निस्बत जितने जो टॉप 3 मार्केट के स्टेबल कोइंस हैं, टेथर है, USDC है, BUSD है, उनके हवाले से तो गाहे बगाहे आपको खबरें आती रहती हैं। तो डिसेंट्रलाइज स्टेबल कोइन में क्या आपके पास ऑप्शन है वो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मुख्तसर आपके साथ बताऊँ कि कौन कौन से मार्केट के ऐसे स्टेप 5 ऐसे मैंने पिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी अपने वोलाटाइल कोइन को फॉर एनी टाइम आप उसको स्टेबल कोइन में कन्वर्ट करना चाहे तो आपके पास सेंट्रलाइज स्टेबल कोइन के अलावा डिसेंट्रलाइज में क्या क्या ऑप्शन है। नंबर 1 मैं आपको रिकमेंड करूँगा डाई। अगर आपने करना है डाई जो है, जो डिसेंट्रलाइज स्टेबल कोइंस है उनमें सबसे नंबर 1 पे आता है। मार्केट कैप भी इसका देखे थे 5.2 बिलियन के करीब है। अब ये जो डाई स्टेबल कोइन है ये है मेकर डाउ का, मेकर डाउ जिसका MKR टोकन है। यहाँ पे आप लोग इनके पीछे जो कोलेट्रल इन्होंने रखा हुआ है, जो $1 पेज रखा, उसके पीछे इन्होंने USDC रखा हुआ है। यानी जितने आप लोग इनके पीछे जो डाई टोकन है वो मिंट करते हैं, उसके बदले जो पीछे वो रिजर्व रखते हैं वो USDC रखते हैं। अब आपके पास डाई टोकन कैसे आप अचीव कर सकते हैं? 2 ऑप्शन है। एक तो आप ये जो जितने टॉप एक्सचेंजेस हैं जैसे कि बाइनांस है, जैसे कि जितने टॉप एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, इवन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पर भी आप जाकर सिंपली आप कोई कोइन दे के, वो कोई स्टेबल कोइन दे के या वोलाटाइल कोइन को देख लें जिसका पेयर डाई के साथ हो, उसके साथ आप पेयर में वो टोकन सेल करके आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा टोकन है वोलाटाइल जिसका पेयर डाई के साथ नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप पहले अपने उस
जो वोलाटाइल कोइन है उसको USDT में कर लें, मतलब टेथर में जिसके साथ उसका पेयर है उसमें कर लें, उसके बाद फिर टेथर को आप डाई में कन्वर्ट कर लें। तो इस तरह अगर आप अपने आप को डिसेंट्रलाइज में महफूज करना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता ये है कि मेकरडाओ की अपनी एक वेबसाइट है oasis.app, ये आपको नज़र आ रहा है। इनके अगर आप प्रोडक्ट के बारो के पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस हैं, आप अपने एसेट जो हैं यहाँ पे रख के डाई मिंट कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है, ऐसे लोग जो जिनके पास इथेरियम या ये वो सारी ऑप्शंस BTC या इवन यूनिस्वाप पे अगर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है तो LP टोकन्स भी आप यहाँ पे कोलैटरल रख के डाई टोकन मिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है, आप अपना इथेरियम सेल नहीं करना चाहते, तो आपने अगर लॉन्ग टाइम इथेरियम रखना है तो आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे इथेरियम कोलैटरल रखें और कोलैटरल रख के आप यहाँ से डाई टोकन का लोन ले लें। लोन है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोन जब आपने लेना तो आपने जो रेशो है उसको, मिनिमम कॉल रेशो जिसको बोलते हैं, उसको आपने जेन में रखना। मिसाल के तौर पे मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि 200% आपकी रेशो रखें अपने अकाउंट में अगर आपने डाई मिंट करना है इस तरीके से। 200% का मतलब क्या कि यानी अगर आपको $100 का डाई चाहिए तो $200 का इथेरियम यहाँ कोलैटरल रखें, ताकि इन केस अगर इथेरियम की प्राइस डाउन होती है तो आपका अकाउंट लिक्विडेट ना हो। तो यहाँ पे एक तरीका यह है कि आप ट्रेडिंग करके डाई रख सकते हैं, दूसरा यह है कि यहाँ पे आप आके मिंटिंग कर सकते हैं। ये वो सारे एसेट्स हैं जिनको आप यहाँ पे दे के तो बदले में आप डाई जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो स्टेबल कॉइन डिसेंट्रलाइज में आपको रिकमेंड करूँगा वह है फ्रैक्स फाइनेंस का। इसके हवाले से चंद दिन पहले मैं ऑलरेडी आपके साथ वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे भी ऑप्शन 2 है, या तो आप डायरेक्ट स्वैप कर सकते हैं या मिंटिंग कर सकते हैं। मिंटिंग करनी है तो फ्रैक्स स्वैप का जो अपना टोकन है FXS प्लस USDC, ये 2 टोकन्स, या मेरा ख्याल है इथेरियम, ये 2 टोकन आप देंगे तो बदले में आप फ्रैक्स जो है वो मिंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपने ऑप्शंस को जेन में रखना है, लेकिन आसान ऑप्शन ये है कि अगर आपने फ्रैक्स टोकन को मिंटिंग नहीं करनी, आपने सिंपली उसकी ट्रेडिंग करनी है, तो आप इनके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप कर सकते हैं। अब फ्रैक्स टोकन के जो $1 पैज है उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने अपनी पूरी एक इकोनॉमी खड़ी की है। यही वजह है कि फ्रैक्स को अगर आप टॉप उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें तो ये मेरा ख्याल है 10वें 11वें नंबर पे आ रहा है। ये डिसेंट्रलाइज में से, ये डिसेंट्रलाइज में से USDT के बारे में तो कोई पूछता ही नहीं है। अब मैं जितने टॉप अगर आप देखें ना मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की कि कौन से डिसेंट्रलाइज स्टेबल कोइन है जिसको वो रिकमेंड करते हैं, उसमें ये जस्टिन सन का ये जो USDT है इसको कोई पूछता ही नहीं है। उसकी वजह, हालांकि इनके पास कोलैटरल जो है बकौल इनके 200 गुना से भी ज़्यादा है, और 200 गुना से ज़्यादा होने के बावजूद भी ये $1 पैज नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरा जो मैंने आपको रिकमेंड किया है वो ये है फ्रैक्स, और तीसरा जो मैं आपको स्टेबल कोइन रिकमेंड करूँगा डिसेंट्रलाइज वो है ये वाला LUSD। ये इसकी वजह से इसका जो अपना पीछे जैसे मेकरडाओ का MKR टोकन है, इसी तरह फ्रैक्स का FX टोकन है, इसी तरह LUSD जो है इसका भी अपना एक पीछे टोकन है, जिसको अगर आप देखें यहाँ पे आप आएँ तो LQTY। जैसे ये स्टेबल कोइन के हवाले से अमेरिका में थोड़ा सा रेगुलेटरी थोड़ा सा टाइटनिंग हुई है, तो फ़ौरन जितने जो स्टेबल कोइन वाले प्रोजेक्ट थे उनकी प्राइसेस जो है वो पंप की है। तो पिछले दिनों आपको LQTY की भी प्राइस आपको पंप करती हुई नज़र आ रही थी। उसकी वजह ये थी कि अब स्टेबल कोइन का, डिसेंट्रलाइज स्टेबल कोइन का रुझान बढ़ा है, उसकी डिमांड बढ़ी है। तो आप अगर चाहें फ्रैक्स के साथ साथ अगर डाई, फ्रैक्स और तीसरी कोई ऑप्शन का ड्यू डिलिजेंस करना चाहे तो आप ये LUSD मैं आपको रिकमेंड करूँगा। यहाँ आपने ये, इसका लिंक मैं आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आपने करना सिंपल ये है कि ओपन ट्रोप में आना है अगर आपने मिंटिंग करनी है। इनकी एक्सचेंज पे भी अगर आप देखें यहाँ पे आके कि कहाँ से आप ट्रेडिंग करके ये टोकन ले सकते हैं, तो ये वो सारी ऑप्शन है। कर्व फाइनेंस पे आप जाके ले सकते हैं, और जिमिनी एक्सचेंज पे आप ले सकते हैं, ओपन ओशन में जाके आप ये जो है वो ख़रीद सकते हैं। अगर आपने नहीं ख़रीदना तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर मेकरडाओ में तो आप अगर मिंटिंग करते हैं तो आप उसकी कोई सूद पे करते हैं ना, तो अगर आप LUSD लेते हैं तो 0 इंटरेस्ट फी, यानी बगैर सूद आप यहाँ पे टोकन मिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टोकन मिंट करते हैं तो आपको फ़ायदा, मिसाल के तौर पे यहाँ आप इथेरियम को कोलैटरल रख के इनका LUSD टोकन लेते हैं, वो जो टोकन आपको LUSD मिलेगा उसको मज़ीद आप यहाँ पर स्टेक करके मज़ीद रिवॉर्ड ले सकते हैं। ये पूरा इनका एक मैकेनिज़्म है।
तो इस तरह इसको आप ड्यू डिलिजेंस करके इसको भी आप देख सकते हैं। ये भी आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है कि अगर आपने इथेरियम लॉन्ग टर्म जो है वो महफूज करना है तो आप इस तरह इस ऑप्शंस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं जी। अगले दो जो स्टेबल कॉइन मैं आपको रिकमेंड करूँगा डिसेंट्रलाइज, गो के दोनों अभी लॉन्च नहीं हुए। एक है कर्व फाइनेंस का अपना टोकन, जिसकी वजह से आपको कल कर्व फाइनेंस का जो CRV टोकन है वो आपको पंप करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब ये खबर है कि आइंदा 2-4 दिनों के अंदर अंदर होपफुली इस हफ्ते या अगले हफ्ते शायद कर्व फाइनेंस का जो अपना स्टेबल कॉइन है जो कि डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन होगा CRV USD, वो मार्केट में आ रहा है। तो अगर आपने डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन को प्रेफर करना है तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होगी जो कि अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन चंद दिनों तक होगी। और जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि आवे का भी अपना स्टेबल कॉइन आ रहा है। अगर वो BUSD को रिप्लेस करते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि उनका जो अपना स्टेबल कॉइन है डिसेंट्रलाइज, उसका नाम उन्होंने GHO रखा है, वो इथेरियम के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं। तो ये वो 5 ऑप्शंस हैं आपके पास जिनको आप अच्छी तरह उसकी ड्यू डिलिजेंस करके तो आप उसमें अपने सरमाए को महफूज कर सकते हैं अगर आपने अपने आप को वोलाटिलिटी से बचाना है। अच्छा जी, कल से ब्लर जो नया टोकन है उसकी बहुत मार्केट में हाइप है, क्योंकि ब्लर के टोकन का जो एयर ड्रॉप हुआ है आप हैरान होंगे। $3 मिलियन के लोगों को एयर ड्रॉप मिले हैं, फ्री मनी। $3 मिलियन प्लस लोगों को फ्री मनी मिली है। ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन ये ब्लर है क्या? ब्लर एक NFT मार्केट प्लेस है जहाँ जैसे ओपन सी की तरह। ओपन सी मार्केट का जाइंट एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन ब्लर उसी का कंपटीटर आया। अब लोग इसको क्यों प्रेफर कर रहे थे? क्योंकि जो ओपन सी है वहाँ पे वो जो प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं मेरा ख्याल है 2.5% लेते हैं, तो इनके प्लेटफॉर्म पे लोएस्ट ट्रांजैक्शन फीस है। इस वजह से वो ट्रेडर जो ओपन सी पे ट्रेडिंग कर रहे थे उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में ये लॉन्च हुआ था, और अभी जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा ख्याल है मार्केट का तीसरा बड़ा ये NFT मार्केट प्लेस बना है। लेकिन जिस बंदे ने गेज किया था, अब इन्होंने अपना टोकन लॉन्च किया। ओपन सी ने अभी अपना टोकन लॉन्च नहीं किया, इन्होंने अपना टोकन लॉन्च किया। तो जो पिछले कई माह से इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे थे उन सब को इन्होंने एयर ड्रॉप किया है। अब एयर ड्रॉप का नुकसान फिलहाल तो ये हुआ है कि इनके टोकन की प्राइस एयर ड्रॉप से लेके अभी तक 98% डंप हो चुकी है। अब वो होनी क्यों नहीं थी? जिनको फ्री मनी मिली है, अगर आप यहाँ पे देखें ये वॉलेट्स हैं जिनको तकरीबन द लार्जेस्ट ब्लर, जिस बंदे को सबसे ज़्यादा मिला है ब्लर टोकन का एयर ड्रॉप 3.2 टोकन्स, उसकी वैल्यू 1.9 मिलियन है। अगर आप ट्विटर पे जाके लिखे ना यहाँ पे ब्लर टोकन, आप ऊपर सर्च बार में लिखे $ब्लर, आपको मुख्तलिफ स्टोरीज मिल जाएंगी। और यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्री उनको एयर ड्रॉप मिला है, अब वो गिव अवे कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं हमारे इस ट्वीट को आप रीट्वीट करें तो हम लकी विनर चूज़ करेंगे जिसको हम $1000 फ्री में देंगे, हम $5000 फ्री में देंगे। तो आप यहाँ से भी अगर आपको एयर ड्रॉप का शौक है ना, अगर आपको ब्लर का एयर ड्रॉप नहीं मिला तो आप इस तरह भी एयर ड्रॉप ले सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ब्लर के NFT मार्केट प्लेस को यूज़ कर रहे थे तो अब आप यहाँ पे जाके अपना क्लेम जो एयर ड्रॉप है वो क्लेम कर सकते हैं। आप ब्लर की वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे आप जाएंगे, ये ऊपर एयर ड्रॉप लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप अपने उस वॉलेट को इसके साथ कनेक्ट करें जिसके ज़रिए आप यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको भी ब्लर टोकन मिल जाएंगे। अच्छा, अब ब्लर टोकन का फ्यूचर क्या है? अब तो ये 98% तो क्रैश हो गया, क्या इसको बाय करना चाहिए या नहीं? इस हवाले से एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो ब्लर टोकन है वो ऑलरेडी जितने टॉप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, बाइनांस को मेरा ख्याल है छोड़ के, बाइनांस कोइनबेस वगैरह को, जो सेकंड टियर के जितने प्लेटफॉर्म हैं उन सब पे ऑलमोस्ट लिस्ट हो गया ट्रेडिंग के लिए। अगर आप बाय करना चाहें तो आपके पास क्या ऑप्शन है? ये ब्लॉक ने रिपोर्ट किया है कि ब्लर ने अभी वो फंड रेजिंग की तरफ जा रहे हैं और फंड रेजिंग वो करेंगे $1 वैल्यूएशन के ऊपर। तो अगर वो फंड रेजिंग कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि ब्लर टोकन का आइंदा फ्यूचर है। तो अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहें तो अच्छी तरह इसको ड्यू डिलिजेंस करके अच्छी तरह इसको स्टडी करें, सारा ट्विटर पे जाके इसको स्टडी करें, दीगर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी मज़ीद लर्न करें इस वाले से। और अगर आपको कुछ समझ आए तो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कल मैंने एक आपके साथ वीडियो शेयर की और उसमें मैंने एक बात की जिन्नात के वाले से। बंदा खुदा मैंने आप लोगों को ये कहा कि मेरा मानना, मैं उस वक्त जब मैं सच की तलाश का सफ़र शुरू किया तो उसमें मेरा पता नहीं मेरी कुछ महफिल की वजह से या कुछ पढ़ने लिखने की वजह से मेरी सोच उस तरह बन गई कि जिन और ये जो भूत है ये हमारे अपनी खतरा है हमारे दिमाग की। तो वो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये मेरा माजी है।
लेकिन आज मेरा बिलीव ये है, मैं मुसलमान हूँ, तो आज मेरा बिलीव ये है कुरान, और जितनी आपने रेफरेंसेस दी हैं वो सब मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपको अपना माजी बता रहा था कि मैं भी कहीं गुम हो गया था। शुक्र है खुदा का कि मुझे थोड़ी सी अकल आई है। मैं आपको अपना, अब मैं इसमें एक चीज़, दो चार चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, कल जो मैंने थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि मैंने अगर वो बात गलत भी की है, वो मेरा अकीदा है। कल की वीडियो में मैंने आपको यही तो समझाया था कि किसका क्या अकीदा है, उसका क्या बिलीव है, आपको उससे कोई ख़तरा नहीं। भाई मेरा अकीदा अगर गलत है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेरे अकीदे, मैं सुन्नी घराने से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा अकीदा सुन्नी है। जो सुन्नी नहीं है, जिनका अकीदा मेरे से, जिनका फ़िरका मेरे से नहीं मिलता, जिनका मज़हब मेरे से नहीं मिलता, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि भाई आपका अगर कोई अकीदा है, अगर मैं आपके अकीदे के मुताबिक नहीं हूँ, मेरा अकीदा, मेरा जो बिलीव है वो आपके बिलीव से नहीं मिलता, तो आपको मेरे से थ्रेट क्यों है? मतलब कल कुछ लोगों ने आके मुझे काफर तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ लोगों ने आके मुझे अच्छा खासा बुरा बहुत सी मेरी कम्युनिटी के लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, बहुत से लोगों ने मुझे तनबीह भी की, बहुत से लोगों ने मुझे समझाया भी कि ये सारी रेफरेंसेस है, आप गलत है। हालांकि मेरा तो ये मकसद ही नहीं था, लेकिन बहरहाल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उस वजह से। लेकिन चंद एक मेरी कम्युनिटी में से चंद एक लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, भाई मेरा अगर बिलीव सिस्टम गलत है, इसमें आपको क्या थ्रेट है? वाई यू गेट अफेंडेड? आपको किस बात का ख़तरा है? मेरा अगर अकीदा गलत है या किसी और का अकीदा गलत है, उसमें मुझे क्या ख़तरा है? मैंने तो खुदा को अपने अमाल और अपने अक़वाल का हिसाब देना है, ना कि उसका देना है। और इस हवाले से दीन की तालीमात हैं कि मैं कैसे मैसेज पहुंचा सकता हूं। मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हर दीन के एक अपना अपना पैमाना है, हर बिलीफ सिस्टम का एक अपना पैमाना है कि किस तरीके से वो अपने दीन को, किस तरह वो अपने मज़हब को, अपने बिलीफ सिस्टम को की प्रीचिंग कर सकता है। और दूसरा, ये ऊपर जब मैं कल वीडियो वॉच कर रहा था, ये ऊपर कुछ मैंने चीज़ें लिखी थी, इन चीज़ों को मेरा ख्याल है आप इग्नोर कर गए हैं, ये चीज़ें पढ़ें। दूसरा ये देखें, आप ये सोचें प्लीज़, खुदारा ये सोचें, मैं क्यों कहता हूँ कि दूसरों के बिलीव के ऊपर क्वेश्चन ना लगाएं, दूसरों के बिलीव को गलत ना कहें। ये मैं क्यों कहता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो कुदरती कवानीन है, खालिक कायनात ने ये सारी कायनात बनाई है, तो उस सारी कायनात को चलाने वाले मुसलमान या सुन्नी या शिया वहाबी ये नहीं है भाई। खालिक कायनात ने जब कायनात बनाई है तो इसको गवर्न करने के कुछ असूल मुरतब किए हैं, वो असूल इस कायनात को चलाते हैं। और जब वो, यानी मिसाल के तौर पे जो फिज़िक्स, लॉ ऑफ फिज़िक्स है, मिसाल के तौर पर आसान अल्फाज में, आप बेशक किसी भी आपके मज़हब के साथ आपका ताल्लुक़ है, बेशक आप किसी भी फ़िरके के साथ आपका ताल्लुक़ है, हम सब बारिश में खड़े हो जाते हैं, हम सब धूप में खड़े हो जाते हैं। अगर किसी सुन्नी पे बारिश पड़ेगी तो अगर वो छतरी के बगैर दूसरा भी खड़ा है तो उस पर भी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप, ग्रेविटी का असूल है, आप छत से नीचे गिरेंगे तो कोई बंदा भी अगर स्पेस में जब जाएगा तो अगर उसके पास नीचे सहारा नहीं होगा तो ग्रेविटी के जो असूल हैं वो उसके ऊपर भी अप्लाई। दूसरे लफ्ज़ों में जो कवानीन हैं इस कायनात को चलाने के, वो ये नहीं देखते आपका मज़हब क्या है, आपका रंग क्या है, आपकी जिन्स क्या है। जो खालिक़ कायनात के इस कायनात को चलाने के कवानीन हैं वो ब्लाइंड है। आपका क्या क़ीदा है? जैसे जो खालिक़ कायनात के कवानीन जो हैं हमारे साथ कोई फ़र्क पैदा नहीं करते कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, आपका किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़। जब खालिक़ कायनात के कवानीन जो है हमारे में फ़र्क नहीं करते, तो हम कौन होते हैं कि दूसरों के साथ कारोबारी मामलात करने में, रिश्तेदारी करने में हम ये चीज़ों को जहन में रखें जी तुम्हारा फ़िरका। मैं अपनी फैमिली में ऐसे जानता हूँ कि इस फ़िरकों की बुनियाद पे, हमारी इंटरनल फ़िरकों की बुनियाद में रिश्तेदारी में कितने मसाइल हुए हैं। अब हमारे मुख्तलिफ़ ज़ेन रखने वाले, मुख्तलिफ़ मज़ाहब की सोच रखने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो कैसे लोगों की अप्रोच है कारोबारी मामलात करते हुए, तो ये गलत सोच है। अगर खुद खालिक़ कायनात का फ़ैसला लेना है तो इस चीज़ों को देखें, क्यों नहीं आपको समझ। दूसरा मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें मान किस चीज़ का है। मैं चंद एक मिसालें आपको देता हूँ। जैसे कलर है, ये स्क्रीन पे आपको मेरा ये ब्लैक शर्ट का कलर नज़र आ रहा है। आपको पता है कि ये जो ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है, मेरी शर्ट का ये कलर ही नहीं है। ये आपको ब्लैक पता क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि ये जो सनलाइट आती है ना, जो लाइट आती है, हमारे जो सूरज से लाइट आती है, अगर आप गूगल पे करें, लिखेंगे ना लाइट स्पेक्ट्रम, तो आपको पता चलेगा कि सूरज से
सिर्फ वो वाली लाइट नहीं आती जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है तो हमें कलर्स नज़र आते हैं, वहाँ से गामा रेज, मतलब जो लाइट है उसकी जो वो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पे होती है। जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको मेरा ख्याल है रेडियो वेव्स बोलते हैं, और जो हाईएस्ट है उसको गैमा रेज, जिस पे फिर उसके बाद एक्स रेज, वाई रेज, इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की फ्रीक्वेंसी। इंसानी आंख जो सिर्फ देखती है वो वाइट कलर की लाइट होती है, जो इंसानी आंखों के लिए वो विजिबल होती है, सूरज से आने वाली लाइट। बाकी सारी का हमने और यूज़ केस किया हुआ। सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ, ये जो आपको शर्ट का ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, हमें तो ये भी नहीं पता कि जितने हमारे इर्द गिर्द मैस है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जेन्युइन कलर क्या है। ये ब्लैक कलर इस वजह से है क्योंकि वो जो वाइट कलर आ रहा है, जिसको अक्सर लोग नूर भी बोलते हैं, क्योंकि वाइट कलर जो है सारे कलर्स का मजमूआ होता है। जब सारे कलर्स को हम मिक्स करते हैं तो वाइट कलर बन जाता है। तो वो जब वाइट कलर आता है तो जिस सरफेस पे वो टकराता है, उस सरफेस पे जो सरफेस की जिस तरह की शक्ल हैयत होती है, उस तरह की जो फ्रीक्वेंसी है वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है और वो हमारी आंखों में जाती है। तो इस वक्त ये जो शर्ट का आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, या नीचे आपको ये जो येलो कलर नज़र आ रहा है, ये ना मेरी शर्ट का है ना ये इस प्रिंट का है। इसका कलर क्या है वी डोंट नो। हमें सिर्फ इतना पता है जो लाइट आ रही है वो लाइट पड़ती है, उस लाइट से जिस तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। हमारी आंखों के अंदर 3 किस्म के कलर होते हैं जो सारे कलर बनाते हैं। अक्सर आप सुनते हैं ना RGB, रेड ग्रीन ब्लू, यानी जो लो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेड कलर को सेंस करती है हमारी आंखों के अंदर। हमारी जब लाइट टकरा के हमारी आंखों में जाती है तो फिर हमें नज़र आता है। तो वो अंदर 3 किस्म के सेंसर लगे हुए हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो वो सारे मिलके हमारे दिमाग को मैसेज देते हैं। तो हमें अभी तो यही नहीं पता कि ये जितने मैस ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं उनका जेन्युइन कलर क्या है। आज अगर लाइट मैं बंद कर दूं तो वी डोंट हैव एनी कलर, मैसेज का कोई कलर ही नहीं है। और दूसरे नंबर पे आप ये थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, एक रेड कलर है जिसको हमने हमारे दिमाग ने उसको सेंस किया। एक रेड के अंदर कितने इन्फिनेट शेड्स हैं, और हमारे जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम इंसानों की इतनी कैपेसिटी है कि हम सारी चीज़ों को, मैं आगे जाके आपको मज़ीद चीज़ें, टेस्ट के हमने 4-5 टेस्ट डेवलप कर लिए जी। ये मीठा है, ये भाई खालिक़ कायनात की कुदरत को आप भांपो। हम जिसको फलों को हमने क्या कहा यार ये मीठे होते हैं, कभी हमने सोचा कि एक एक फल की मिठास के बारे में हमें पता ही नहीं है, हम उनको नेम ही नहीं कर सकते। ऑरेंज का और है तो ऑरेंज, देखा जाए तो ऑरेंज भी मीठा होता है, सेब भी मीठा होता है, आम भी मीठा होता है, लेकिन कुदरत खुदा देखे कि हर मीठा जो है दूसरे से, इवन हर आम दूसरे आम से मुख्तलिफ टेस्ट रखने वाला है। लेकिन हम लोग चूँकि हम इंसान चूँकि बड़े लिमिटेड कैपेसिटी वाले हैं, तो हम उसको सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपना काम चलाने के लिए हमने उनको एक मखसूस कैटेगरीज में डाली। यार ये मीठी चीज़ है, ये कड़वी चीज़ है, ये नमकीन चीज़ है, ये तुर्श चीज़ है। ये सिर्फ हमें तो चीज़ों के, फलों सब्जियों के टेस्ट तक का हमें हकीकत का नहीं पता। तो हमें क्यों मान है, हम जितना बिलीव करते हैं ये हम सब की नीयत जो है अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका बिलीव सिस्टम है, आप सच की तलाश में हैं, आप जितना प्राउड करते हैं अपने आप के ऊपर, आप थोड़ी देर के लिए सोचें, आप इस वजह से मुसलमान हैं, आप इस वजह से हिंदू हैं, आप इस वजह से क्रिश्चियन हैं। ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आप उनके घर में पैदा होते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद तहकीक की है, और तहकीक ये नहीं होती कि जिस घर में, जिस मज़हब, जिस फ़िरके में आप पैदा हुए सिर्फ उसी का मुतालिया करें। आप बाकी कम्पिटेटिव एनालिसिस भी करें, फिर आपको पता चलेगा। ये चीज़ें आपको नहीं बताते। बहरहाल आगे चीज़ें, साउंड, एक ख़ास पिच से लेकर ख़ास पिच तक हमारा कान जो है वो सुन सकते हैं। साउंड को भी हमने जो है अभी तक इतना हमारी इंसान की साउंड की रिकग्निशन की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत महदूद है। हमसे बेहतर जानवर जो हैं बहुत से ऐसे हैं जो सुनते हैं। कई जानवर ऐसे हैं जिनकी सुनने की सलाहियत हमसे कम है, कईयों की ज़्यादा है। जानदारों की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ओवरऑल खल्क़े कायनात की। इसी तरह स्मेल है, मतलब हर चीज़ को, जितने हमारे सेंसेस के ज़रिए हम इनपुट डाटा लेते हैं, उस मैं दुनिया का काबिल तरीन इंसान, दुनिया का कोई स्कॉलर तरीन इंसान, और एक आम सा, मेरे जैसा आम सा बंदा, जो आम सा बंदा बशर है, उसके और मेरे में जिस सेंसेस में जितनी इन्फॉर्मेशन आती है उस सब में को बहुत ज़्यादा कोई क्वालिटी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हमें किस चीज़ का मान है, मैं ये सिर्फ आपको समझा। और इन्फिनिट रियलिटी, मैंने तो सिर्फ आपको कलर की बात बताई है ना। ये जो मैटर है, ये मैं आपके सामने ये आपको देखने में, अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये आपको इतना साइज़ पता क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि आपकी आँख के अंदर एक अदसा है जो कि चीज़ों का साइज़ क्या बनाता है।
इस ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है नोबडी नोज। अगर मैं आंख पे अपना लेंस चेंज करके बड़ा लेंस लगा दूं तो ये चीज़ मुझे छोटी से छोटी भी मैं कर सकता हूं और बड़ी से बड़ी भी कर सकता हूं। चांद जो है यहाँ से कितने फासले पे है, यहाँ पे हम बैठ के चांद को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारे पास अगर कोई ऐसा लेंस होगा तो हम चांद को इतना बड़ा कर सकते हैं कि हम चांद की बराह रास्त उसकी सरफेस के ऊपर जाकर भी नज़र डाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका असल में कुदरती साइज़ क्या है हमें तो ये भी नहीं पता। हम सिर्फ अपने पैमाने बनाए हुए हैं, मीटर्स, यानी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक अपनी दुनिया बनाई हुई है। दूध को क्वांटिफाई करना है तो हमने कहा जी लीटर्स के हिसाब से करें। अगर हमने मैथ्स को क्वांटिफाई करना है तो हमने किलोग्राम्स के हिसाब से। तो इसी तरह हमने इस खाल्के कायनात की कायनात को के साथ अपने आप को जीने के काबिल बनाने के लिए हमने एक दुनिया सजाई हुई है। तो मेरा ख्याल है हमें अपने अकायद के ऊपर गरूर करने की और दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय हमारा कोई भी अकीदा है सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें कि हम एक अच्छे इंसान बने। हम दूसरे इंसानों के लिए बाइस ज़हमत बनने के बजाय बाइस रहमत बने। आपके इखलाक, आपके किरदार, अगर आपका इखलाक और आपका किरदार और आपकी इंसानियत बेहतर होगी और दूसरा बंदा आपसे इन्फ्लुएंस होगा तो वो आपका अकीदा वैसे ही अडॉप्ट कर लेगा। तो आपको ये फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मैसेज था। मैं मज़ीद इस हवाले से, आप लोग कहते हैं यार ये क्यों आप बातें करते हैं, देखें पैसों के साथ साथ हमारी अगली ज़िंदगी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और अगर कोई ऐसी चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं समझता हूँ कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। मेरा मकसद, ये मैं ऊपर आपके साथ लिखा हुआ है, मेरा मकसद आपको सिखाना नहीं होता, मेरा मकसद आपसे सीखना होता है। मैं जो चीज़ें लर्न करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसका तनकीदी जायज़ा लेते हैं, उससे मुझे सीखने को बहुत मौका मिलता है। तो मुझे मेरा एंगल समझे आप, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।